Hello students, in the last class we have completed importance of organizing and इस क्लास में मैं जो है दो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। एक तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैंने इसमें दो बिग टॉपिक्स जो है इंक्लूड किए हैं एंड ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको जो है आप एंड तक देखना एंड एक एक पॉइंट जो है एंड तक समझना। सो आई एम स्टार्टिंग विद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. Organization structure refers to network of job positions, responsibilities and authority at different levels. तो organization structure क्या होता है? जो अलग अलग job positions है, responsibilities है, authorities है, जो अलग अलग जिससे levels create हो जाए। एक सीधी सी बात है, हमारे organization का जो ढांचा होता है कि कितने job positions होंगे एंड अलग अलग जॉब पोजीशंस की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या अथॉरिटी होगी, ठीक है, अलग अलग लेवल्स जो हम बनाते हैं, ये जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट है। हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इट रेफर्स टू दैट स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप which is created during organizing process. तो organizing process में हम assignment of duties करते हैं, grouping करते हैं, assignment of duties करते हैं, establishing authority relationship करते हैं। तो ये सारी चीजें, ठीक है, ये जो पैटर्न होता है ना, ये जो स्पेसिफिक पैटर्न होता है रिलेशनशिप का, कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, ये जो हम क्रिएट करते हैं, राइट, तो इसी के क्रिएशन को, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप के क्रिएशन को ही, इस स्पेसिफिक पैटर्न को ही, ठीक है, हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब कि ये जो पैटर्न होता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट, देन सुपीरियर सबऑर्डिनेट, सुपीरियर सबऑर्डिनेट, ये जो पैटर्न होता है, इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। It may be defined as a system of job position, the job assigned to them and the authority relationship among them. तो अदर लैंग्वेज में, अदर वर्ड्स में हम इसको क्या बोल सकते हैं? ये एक सिस्टम है जॉब पोजीशन का, जॉब जो है अलग अलग पोजीशन पे क्या क्या जॉब असाइन करनी है एंड किसके पास कितनी अथॉरिटी रहेगी, कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, इसका जो है एक रिलेशनशिप मेंटेन करना। मतलब जॉब पोजीशन और उस जॉब पोजीशन में क्या क्या जॉब असाइन की गई है, उनके बीच में एक अथॉरिटी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की को एक तरीके से और समझ सकते हो, फ्रेमवर्क होता है विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क का परफॉर्म। तो ये जो एक फ्रेमवर्क होता है, एक दायरा होता है, इसी दायरे में रह करके सारे लोग जो है अपना मैनेजरियल और ऑपरेशनल टास्क परफॉर्म करते हैं। मतलब कोई भी काम जो है, कोई भी एक्टिविटी आपको ऑर्गेनाइजेशन में करनी है, तो वो सारी एक्टिविटीज जो है इसी दायरे में रह करके की जाती है। द स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ बेसिस और फ्रेमवर्क for manager and other employees for performing their functions. तो ये स्ट्रक्चर ही क्या है? एक बेसिस बनता है, एक फ्रेमवर्क, एक ढांचे का काम करता है। किसके लिए? मैनेजर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, कि उनको क्या क्या काम परफॉर्म करना है। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? हाउ मेनी एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड और कंट्रोल्ड बाय वन मैनेजर और वन सुपीरियर। सपोज मैं जो है एक क्लासरूम में पढ़ा रही हूँ एंड आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, आई एम वेरी पार्टिकुलर अबाउट इट। तो हो सकता है कि मैं जो है एक साथ 1000 बच्चों को भी पढ़ा लूँ एंड कोई भी शोर ना करे। कोई दूसरे टीचर जो हैं वो पढ़ाने गए, क्लास में 5 बच्चे ही बैठे हैं, वो 5 बच्चे उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, वो आपस में चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा है। मैं ज्यादा लोग को एट अ टाइम जो है कंट्रोल कर सकती हूँ, इफेक्टिवली मैनेज कर सकती हूँ एंड कोई भी शोर नहीं कर रहा, कोई भी बदमाशी नहीं कर रहा, मैं सबको जो है इजीली अच्छे से सिखा दे रही हूँ। एंड कोई दूसरा बंदा है, वो क्या कर रहा है? वो 5 लोग को भी इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पा रहा है, वो सिर्फ एट अ टाइम जो है 2 लोगों को इफेक्टिवली मैनेज कर पाया। तो उसके स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर्स में कैलकुलेशन होती है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में कि कितने एम्प्लॉइज या कितने सबऑर्डिनेट्स को एक सुपीरियर या एक मैनेजर इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, अच्छे से कंट्रोल कर सकता है।
तो इसी को मतलब ये जो नंबर होता है ना, कितने लोग, जैसे मैंने बोला 1000, 500, 10, 50, तो ये जो नंबर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, कि हम जो है कितने लोगों को एट अ टाइम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अब यहां पर देखो, अगर आपका नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है तो टॉल स्ट्रक्चर बनेगा। टॉल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सपोज जो हेड है वो सिर्फ 2 लोग को संभाल पा रहे हैं। अब ये जो 2 बंदे हैं, ठीक है, हेड के नीचे दो बंदे हैं, ये भी 2 लोग को और दूसरे वाले भी 2 लोग को संभाल पा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर 50 लोग का स्ट्रक्चर बनाना है तो काफी लंबा स्ट्रक्चर बन जाएगा। वहीं पे अगर आप देखो, अगर बॉस जो है एक साथ 6 लोगों को संभाल लेते, फिर ये 6 लोग जो है 5-5 लोग को संभाल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है, तो इसमें फ्लैट स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, मतलब कि अगर मैनेजर्स कम लोगों को संभाल पा रहे हैं तो टॉल स्ट्रक्चर बनेगा, एंड वही मैनेजर्स अगर ज्यादा लोगों को संभाल ले रहे हैं तो वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा, यहाँ पे फ्लैट स्ट्रक्चर बनेगा। To establish authority and responsibility, span of management must be kept in mind. तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ से एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को स्टैब्लिश रखने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट जो है ध्यान रखना चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट माइंड में रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या होगा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो एक सीधी सी बात आपको ये समझनी है कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि एक पर्टिकुलर मैनेजर कितने लोगों को मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ही अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टैब्लिश करनी है। ऑब्वियसली जो लोग मैनेज करेंगे वो सुपीरियर होंगे, जो मैनेज हो रहे होंगे वो आपके सबऑर्डिनेट हैं। तो जो मैनेज करेंगे उनको जो है ज्यादा अथॉरिटी और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। अब जिनको मैनेज कर रहे हैं, मान लो सुपीरियर जो है सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर रहे हैं, तो सबऑर्डिनेट्स को कंपैरेटिवली अपने सुपीरियर के कंपैरेटिवली कम रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम अथॉरिटी मिलेगी, राइट। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ध्यान में रखना है हमेशा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैब्लिश करते समय। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पहला क्या है, इंश्योर्स बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल एक पैटर्न सेट कर देता है कि इंफॉर्मेशन जो है कैसे कैसे फ्लो होगी, एक स्केलर चेन जो है बना देता है। तो इससे जो है इजीली इंफॉर्मेशन फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल जो है इजीली फ्लो हो जाती है। नेक्स्ट, इजी टू चेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, आपने जो है जिसको अथॉरिटी दी है, जिसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आप जो है चेक कर लो कि आपकी कितनी जिम्मेदारी है, आपने ये काम कंप्लीट किया कि नहीं किया, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी कंप्लीट करना, राइट। तो यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम इजीली चेक कर सकते हैं कि किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, प्रोवाइड क्लियर आइडिया अबाउट वर्किंग स्टाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर स्ट्रक्चर रहेगा, प्रॉपर ढांचा रहेगा, जैसे हमारी बॉडी का स्केलेटन है तो उससे समझ में आ जाता है, राइट, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है समझ में आ जाता है। वैसे ही जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है उससे जो है एक पूरे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग स्टाइल होता है वो समझ में आ जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन बॉस है, कौन सबऑर्डिनेट है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, अलाउज कोऑर्डिनेशन अमंग ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो जो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है ये जो है प्रॉपरली सारी चीजें अरेंज करने में हेल्प करता है। अब जैसे मान लो परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, तो सीधी सी बात है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो किससे लिंक्ड होगा, परचेज डिपार्टमेंट से, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट जब खरीदेगा तभी उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएगा, एंड जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएगा तो सेल्स वाला बेचेगा। तो इस तरीके से एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश हो जाता है अमंग ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट वन इज क्लियरली डिफाइंस लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है ये एकदम क्लियरली डिफाइन कर देता है कि कितना लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होगा एंड किस मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना होगा।
मतलब कि कौन सा मैनेजर जो है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने लोगों को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देख लो जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का टाइप है, आपको दो स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। पहला है फंक्शनल, दूसरा है डिविजनल। अब ये फंक्शनल स्ट्रक्चर का जो है आप एक आइडिया समझो। देखो यहाँ पर ये क्या है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले रहेंगे आपके मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट, मतलब कि यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर से मतलब है आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट, एंड देन जो है आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज डिवाइड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस होती हैं। अब जैसे पहला फंक्शन, ठीक है, मतलब कि परचेज डिपार्टमेंट है ये, ठीक है। इस डिपार्टमेंट में परचेज से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी। यहाँ पर जो है परचेज से रिलेटेड आपकी सारी एक्टिविटीज इस परचेज डिपार्टमेंट में होंगी। प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, फाइनेंस से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज फाइनेंस डिपार्टमेंट में, एंड सो ऑन। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है ये बनता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो इस तरीके से जो ये जो अलग अलग फंक्शंस हैं इन बेसिस पे क्या बनता है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर बनता है। यही हम बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, ये हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब इसके बाद देखो आप यहाँ पर जो है ये जो डिविजनल स्ट्रक्चर बनता है ये अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग डिविजन होता है। जैसे मैंने बोला कॉस्मेटिक्स तो उसका एक अलग डिविजन हो गया, मैंने बोला फुटवियर उसका एक अलग डिविजन हो गया, मैंने बोला स्किन केयर उसका एक अलग डिविजन हो गया। और जो अभी हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर में जितने डिपार्टमेंट्स पढ़े थे, अब वो जो है इन अलग अलग डिविजन्स में वो सारे आपके डिपार्टमेंट्स होंगे, लाइक प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेल्स, ठीक है। तो ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं आपके हर एक डिवीजन में होगा। ध्यान रखो हर एक डिवीजन में वो सारे आपके डिपार्टमेंट्स अवेलेबल होंगे, एंड इसको हम क्या बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग डिविजन्स बनाए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जो है मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सम अप कर दिया है ताकि आपको एग्जाम में याद रहे, ठीक है। तो डिवीजन के थ्रू ही मैंने ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। स्टार्टिंग विथ मीनिंग, फंक्शनल स्ट्रक्चर में देखो व्हेन द एक्टिविटीज और जॉब्स आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड फंक्शंस ऑफ द जॉब। तो जब एक्टिविटीज को या जॉब्स को हम ग्रुप करते हैं फंक्शंस को ध्यान में रखते हुए, उसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड व्हेन एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर। एक तरह का प्रोडक्ट एक डिपार्टमेंट में ग्रुप किया जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर बोलेंगे, सीधी सी बात। नेक्स्ट यहाँ पर देखो बेसिस, तो बेसिस क्या होगा, ये जो फंक्शनल डिपार्टमेंट बनता है फंक्शंस के बेसिस पे होता है, और जो डिविजनल डिपार्टमेंट बनता है ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे होता है। अकाउंटेबिलिटी, तो यहाँ पर जो आपका फंक्शनल होता है इसमें जो है अकाउंटेबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, हम जो है अकाउंटेबल ठहरा नहीं पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बंदा जो है दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा देगा, दूसरा तीसरे के ऊपर, तीसरा चौथे के ऊपर, चौथा पांचवे के ऊपर। तो इस तरीके से जो है हम पहचान नहीं पाते हैं कि आखिर कौन गलत है, ठीक है, किसकी वजह से जो हमारा एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। सपोज कि परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है, सपोज लास्ट से स्टार्ट करते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट ने बोला कि मैं तो कुछ बेच ही नहीं पाया क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मुझे गुड्स बना के दिए ही नहीं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलता है मैं तो गुड्स बनाने के लिए बैठा ही था, परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल ही नहीं दिए। अब परचेज डिपार्टमेंट बोलता है कि फाइनेंस वाले ने मुझे पैसे ही नहीं दिए तो मैं कहाँ से जो है रॉ मटेरियल खरीदता। फाइनेंस वाला बोलता है ये सेल्स वाले जो है कुछ बेच के पैसे ही लाके नहीं दिए तो मैं पैसे कहाँ से दूं। तो इस तरीके से क्या कि घूम फिर करके सेल्स से शुरू हुई बात सेल्स पे आके खत्म हो गई, एंड हमें यही नहीं समझ में आया कि आखिर गलती किसकी थी। हम यहाँ पे किसी को अकाउंटेबल ठहरा ही नहीं पाए। वेयर एज अब जो ये आपका डिविजनल स्ट्रक्चर है इसमें तो अलग अलग डिविजन्स हैं, किसी एक डिवीजन का टारगेट अगर कंप्लीट नहीं हुआ उस डिवीजन को हम अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। यहाँ पर
हम फंक्शनल और डिविजनल की ऐसा होल बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वापस से डिविजनल में सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम पूरे एक डिवीजन की बात करें। अगर जो है ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाया तो किस वजह से, किस डिवीजन की वजह से अचीव नहीं हो पाया, ये जो है हम इजीली फिक्स कर सकते हैं कि जो हमारे एग्जांपल में कॉस्मेटिक्स की वजह से हम फेल हो गए, फुटवियर की वजह से हम फेल हो गए, कि स्किन केयर की वजह से हम फेल हो गए। तो इस तरीके से जो है हम अलग अलग डिविजन्स को ब्लेम कर सकते हैं। जो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि यहाँ पे बार बार रिपीटिशन नहीं होता। लेकिन ये जो हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो अभी हमने 3 डिपार्टमेंट्स, 3 डिविजन्स देखे थे, उन तीनों डिविजन्स में अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट बन रहे थे। तीनों में ही परचेज डिपार्टमेंट बना, तीनों में ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना, तीनों में ही सेल्स डिपार्टमेंट बना एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो जो हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं होता, क्योंकि सेम चीजें सेम पोस्ट पे लोग की अपॉइंटमेंट हमें बार बार करनी है। नेक्स्ट ऑटोनॉमी। तो जो आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग फंक्शंस दे आर अटैच्ड टू मैनेजिंग डायरेक्टर, तो यहाँ पर जो है इनको फ्रीडम नहीं मिलती। लेकिन जो अलग अलग डिविजन्स हैं तो उनको थोड़ी सी फ्रीडम दे दी गई है, अलग अलग डिविजन्स ही अपना अपना डिवीजन संभालेंगे, तो उनको यहाँ पर फ्रीडम दे दी गई है कि आप अपना डिवीजन संभालो, आप अपना डिवीजन संभालो, आप अपना डिवीजन संभालो। नेक्स्ट सूटेबिलिटी, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है हमारा ये हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, ठीक है। हमने देखा डिविजनल में भी हम फंक्शनल का यूज कर रहे हैं, राइट। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है हम हर जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन हम सिर्फ वहीं पे बना सकते हैं जहां पे हम एक से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स भी बना रहे हैं, फुटवेयर भी बना रहे हैं, फूड प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। तो जो मल्टी प्रोडक्ट हैं या फिर डाइवर्सिफाइड फर्म्स हैं सिर्फ वो ही डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करती है। कोऑर्डिनेशन, तो जो हमारा फंक्शनल है इसमें कोऑर्डिनेशन कम है एंड डिविजनल में कोऑर्डिनेशन ज्यादा है। फंक्शनल में कोऑर्डिनेशन इसलिए कम है क्योंकि वो आपस में झगड़ा करते रहेंगे, राइट, एंड फाइनली जो है हो सकता है कि टारगेट अचीव ना हो। लेकिन जो डिविजनल है उसमें तो अलग अलग डिविजन्स है ना, तो वहां पर जो है कोऑर्डिनेशन ज्यादा होती है, क्योंकि वो एक डिवीजन दूसरे डिवीजन का सपोर्ट करेगा, ठीक है। इस तरीके से डिविजन जो है आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, इसलिए डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या है, कोऑर्डिनेशन आपकी ज्यादा है और फंक्शनल में कोऑर्डिनेशन थोड़ी कम। पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। तो जो आपका फंक्शनल डिपार्टमेंट है उसमें जो है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मिलेगी, सारे लोग जो है अपने अपने फंक्शंस में अच्छे हो जाएंगे जो फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं। एंड डिविजनल में क्या होगा, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिलेगी, सारे लोग जो है अपना अपना प्रोडक्ट अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे एंड प्रोडक्ट्स में जो है स्पेशलाइजेशन हासिल करेंगे। मेरिट्स देख लो आप फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन के, या फंक्शनल स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मिलेगा, ये हमने डिस्कस कर लिया है। मिनिमम ड्यूप्लीकेशन ऑफ वर्क, इसमें ड्यूप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होगा। मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि एक ही काम आप बार बार रिपीट कर रहे हो तो आपकी एफिशिएंसी ऑब्वियसली बढ़ेगी। नेक्स्ट जो है आप इसमें ये देख लो मेरिट्स ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, इसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिलेगा। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी, आप जो है चाहो तो और डिविजन्स इसमें अलग से ऐड कर सकते हो, आपको पुराने स्ट्रक्चर में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, तो जो डिविजन स्ट्रक्चर है आप एक और डिविजन ऐड कर रहे हो या फिर 2 और डिविजन ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है एंड इट शोज द सिंबल ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। नाउ मूविंग ऑन टू डीमेरिट्स। फर्स्ट पॉइंट देखो इनफ्लेक्सिबिलिटी, तो आपका जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, हम जो है किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा फंक्शंस जो है हम फंक्शनल स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं कर सकते।
सेकेंड पॉइंट इज डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, तो हमने पढ़ा ही था, एक दूसरे को ये लोग ब्लेम करते रहेंगे तो किसकी गलती है ये हम नहीं पहचान पाएंगे। एंड द प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर जो है एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते हैं लोग, एक फंक्शनल डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट का सपोर्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आती है। डिविजनल स्ट्रक्चर का क्या डीमेरिट हो सकता है ये देख लो, मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि अलग अलग डिविजन्स बन रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो ज्यादा रिसोर्सेज भी लगेंगे। झगड़ा हो सकता है वहां पे, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है विद इन द डिपार्टमेंट, विद इन द डिविजन्स, या फिर अलग अलग डिविजन्स में झगड़ा हो सकता है। कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ टर्म्स लेकर के, कुछ ना कुछ इश्यूज लेकर के उनके बीच में झगड़ा भी हो सकता है। तो दोनों चीजें पॉसिबल हैं, ध्यान रखना आप। एंड ऑब्वियस वाली बात है, इंक्रीज इन कॉस्ट होगा, क्योंकि आप सारे डिविजन्स में परचेज डिपार्टमेंट बनाओगे, सारे में प्रोडक्शन बनाओगे, सारे में सेल्स डिपार्टमेंट बनाओगे, तो खर्चा जो है ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, देयर विल बी एन इंक्रीज इन कॉस्ट। तो इस तरीके से जो है ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, दैट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट, any query regarding this topic, you may mention the same in the comment box. Keep studying, keep rocking, have a good day, bye bye.